हमको स्टडी करना है कंसेप्ट ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी। तो बॉडी का जो वेट होता है वो भी ग्रेविटेशन का ही कंसेप्ट है। यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं, वेट होता है m इंटू जी। बट डेफिनेशन ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी क्या होता है? तो वेट होता है एक ग्रेविटेशनल पुल। पुल का मतलब फोर्स। तो बॉडी का वेट एक ग्रेविटेशनल पुल है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ ने अप्लाई किया है ऑन योर बॉडी। तो ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth on body is called weight of a body. ये हो गया वेट का डेफिनेशन। तो what is definition of a weight? Weight of a body is defined as gravitational force या gravitational pull with which the body is attracted towards the center of the earth. Because earth का जो gravitational force है वो कहां से originate कर रहा है? From the center of the earth. तो बेसिकली वेट एक फोर्स है एंड वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू m इंटू जी। इसमें m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। एंड व्हाट इज g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट W इज m इंटू जी। तो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉडी का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। का मतलब मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अगर आपका मास 50 केजी है अर्थ पे, तो मून पे भी आपका मास 50 केजी होगा। इफ यू गो टू प्लैनेट जुपिटर, वहां पे भी आपका मास 50 केजी होगा। तो मास इज कांस्टेंट, वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जैसे प्लेस चेंज होगा, जैसे अर्थ, मून, जुपिटर, तो जी का वैल्यू विल चेंज। एंड अगर जी चेंज होगा तो फिर वेट विल आल्सो चेंज। तो वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इस फॉर्मूला में कांस्टेंट टर्म कौन सा है? मास। और वेरिएबल टर्म्स कौन से है? जी एंड डब्ल्यू। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। When I say weight is a vector quantity, it has direction also. Direction of weight will be same as direction of g because mass तो scalar है। तो acceleration due to gravity is directed towards the center of the earth, therefore weight of a body is also directed towards the center of the earth. तो आपका जो weight होगा वो कहां पे डायरेक्टेड होगा? Towards the center। ये हो गया weight का डायरेक्शन। नाउ सिंस वेट एक फोर्स है तो वेट का भी यूनिट फोर्स के जैसे ही होगा। तो SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन एंड CGS यूनिट ऑफ वेट इज डाइन। बट समटाइम्स वी यूज अदर यूनिट ऑफ वेट ऑल्सो एंड दैट इज किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट। WT का मतलब वेट। तो इन सर्टन न्यूमेरिकल्स यू मे फाइंड वेट का यूनिट इन दिस फॉर्म, किलोग्राम F का मतलब फोर्स। तो किलोग्राम F या किलोग्राम वेट। तो अगर आपको वेट का वैल्यू किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट में दिया है तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है बिकॉज SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। एंड व्हाट इज द कन्वर्शन? 1 kg वेट इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। तो मतलब 1 kg F कितना होगा? 9.8 न्यूटन। So to convert kilogram weight into Newton, आपको क्या करना है? 9.8 से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ वेट। चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी हमको स्टडी करना है एंड उस कंसेप्ट का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये नाम आपने स्कूल में भी सुना था। पर अभी हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन डेप्थ स्टडी करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले स्टडी करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी हमको स्टडी करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द स्टडी ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और इस टॉपिक में हम लोग जितने भी फॉर्मूले स्टडी करेंगे उन सब फॉर्मूले आपको मेमोराइज करना है, बिकॉज दिस फॉर्मूले विल बी यूज्ड इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आल्सो। हम लोग फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। बट बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ अर्थ का नहीं होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब प्लैनेट का होगा। तो जिस प्लैनेट का मास होगा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो सिंस वी आर ऑन द अर्थ, हम लोग डेरिवेशन में प्लैनेट अर्थ यूज कर रहे हैं। बट रिमेंबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ अर्थ का ही नहीं होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब प्लैनेट का होगा। इवन मून पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, इवन सन का भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। बट हमारा जो डेरिवेशन होगा उसमें हम लोग अर्थ कंसिडर करेंगे, बट इन प्लेस ऑफ अर्थ वी कैन टेक एनी अदर प्लैनेट आल्सो। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ डेरिवेशन we'll assume Earth to be a spherical body। ये मैंने स्पीयर ड्रॉ किया है, ये मैंने अर्थ ड्रॉ किया है। तो इन डेरिवेशन वी ऑलवेज कंसिडर अर्थ टू बी अ सॉलिड स्फीयर, बट एक्चुअली अर्थ का शेप एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है। अर्थ का शेप इज समवट लाइक दिस, वो ऐसा है, इट इज स्लाइटली एलिप्टिकल लाइक दिस। But for a derivation purpose, we always consider Earth as a spherical body. In fact, सब planet को हम लोग spherical body consider करेंगे। Let capital M be the mass of Earth and let R be the radius of Earth। Earth के मास के लिए हम लोग सिंबल कैपिटल M यूज कर सकते हैं या ME यूज कर सकते हैं। यहाँ पे E stands for Earth। एंड रेडियस ऑफ अर्थ के लिए वी कैन टेक सिंबल R या वी कैन टेक द सिंबल RE। वापस E क्या होगा? प्लैनेट अर्थ। तो नोटेशंस कैन बी ME, RE और इट कैन बी M और R। तो M क्या है? मास ऑफ अर्थ। R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ये हो गया अर्थ का सरफेस। कंसीडर वन ऑब्जेक्ट, कंसीडर वन बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी कहां पे? अर्थ के सरफेस पे है। तो यू कैन कंसिडर योरसेल्फ ओवर हियर ऑन द अर्थ सरफेस एंड लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द बॉडी जो अर्थ के सरफेस पे है। तो कैपिटल M इज मास ऑफ द प्लैनेट एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द बॉडी। अर्थ का जो मास होगा इट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। का मतलब कैपिटल M का जो इफेक्ट होगा वो अर्थ के सेंटर पे होगा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मास एंड अर्थ का मास? ये डिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल R जो अर्थ का रेडियस होगा। ना सबसे पहले अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे है तो अर्थ इस बॉडी पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। तो इन स्टेप नंबर 1 वी हैव टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। और ये फोर्स किसने अप्लाई किया? अर्थ ने। एंड दिस फोर्स कैन बी ऑब्टेन यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स F का फॉर्मूला था कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ने अप्लाई किया इस बॉडी पे, तो हमको दो मासेस कौन से कंसिडर करने हैं? कैपिटल M एंड स्मॉल m। तो यहां पे लिखा कैपिटल M इंटू स्मॉल m। And what is the distance between these two point masses? इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? R। तो therefore small r becomes capital R²। तो this is according to Newton's law। तो in step 1 we calculated gravitational force acting on this body and ये gravitational force कहां पे act कर रहा है? Towards the center because earth इसको ऐसे pull करेगा downward। तो this is the direction of gravitational force, it is towards the center of the earth। नेक्स्ट स्टेप में इस बॉडी का वेट कितना होगा? अगर ये बॉडी सरफेस पे है और इसका मास m है तो वी नो वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, वेयर m इज मास ऑफ द बॉडी एंड g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वेट इज m इंटू जी। बट व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेट? वेट का डेफिनेशन क्या है? वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो अभी मैंने क्या किया? वेट को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इक्वेट किया। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ वेट। बट वेट इज m इंटू जी
एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज G कैपिटल M स्मॉल m by r square. फिर मास स्मॉल m gets cancelled from both the side and therefore acceleration due to gravity G is given by the formula G capital M upon r square. तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G इक्वल्स टू G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, where capital G is universal gravitational constant, M is mass of earth and r is radius of earth. अगर मुझे Gm का वैल्यू यहां से फाइंड करना होगा तो आई ब्रिंग r स्क्वायर दिस साइड. तो व्हाट इज Gm का फॉर्मूला? Gm का फॉर्मूला होगा G इंटू r स्क्वायर. अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन नेक्स्ट कैलकुलेशंस. तो जहां पे हमको Gm का रिक्वायरमेंट होगा, दिस Gm विल अपीयर इन ऑल द फॉर्मूले. Henceforth ग्रेविटेशन में जितने भी फॉर्मूले होंगे सब फॉर्मूले में G इंटू M अराइज होगा. और ये जो Gm होगा उस Gm को हम लोग G इंटू r स्क्वायर से हमेशा रिप्लेस कर पाएंगे. नाउ अभी हमको एक्सप्रेस करना है G का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ. का मतलब मुझे मास प्रोवाइड नहीं किया है, मुझे अर्थ का डेंसिटी प्रोवाइड किया है. तो हाउ डू आई राइट G इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी? तो एक सिंपल कैलकुलेशन है. वी नो दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है तो फिर मास का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. तो मास का सिंबल कैपिटल M, डेंसिटी का सिंबल रो एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल अर्थ. अर्थ को हमने स्फेरिकल बॉडी एज्यूम किया. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 pi r cube. So wherever we do elimination of mass in terms of density, we write this formula: mass equals to density multiplied by volume. का मतलब m equals to rho into 4/3 pi r cube. अभी इस मास को यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो वैसे G is equal to capital G into m. अभी मैंने m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया and divided by r square. R square and r square gets cancelled, 1 r will remain. है ना, यहाँ पे एक r बच जाएगा. तो फिर अपना फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? G इक्वल्स टू 4 pi G rho r divided by 3. This 3 will come in the denominator. तो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास. मेमोराइज बोथ द फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले को मेमोराइज करो. एक है G इक्वल्स टू Gm अपॉन r स्क्वायर और दूसरा है G इक्वल्स टू 4 pi G rho r डिवाइड बाय 3. अभी ये होंगे प्लैनेट अर्थ के कुछ कांस्टेंट वैल्यूज. ये होंगे प्लैनेट अर्थ के कुछ कांस्टेंट वैल्यूज. जैसे अर्थ का रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर. इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो किलोमीटर इज 1000 मीटर, दैट इज 10 पावर 3. दिस इज 10 पावर 2 का मतलब 10 पावर 5 और डेसिमल पॉइंट यहां पे शिफ्ट किया तो एक 10 पावर 6 हो गया. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आर कितना होगा? 6.4 इंटू 10 रेज टू 5 मीटर. ओके, एक्चुअली 10 रेज टू 6 मीटर होगा. विल डू द करेक्शन बिकॉज किलोमीटर कितना है? 10 पावर 3. ठीक है, ये कितना है? 10 पावर 2. तो ये हो गया 64 इंटू 10 पावर 5 और फिर मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया तो ये कितना होगा? 10 पावर 6. तो दिस इज 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर. फिर m होगा मास ऑफ अर्थ. अर्थ का मास है 5.98 इंटू 10 पावर 24 kg. दिस वी कैन टेक इट एज 6 अप्रोक्सीमेटली. So it is 6 into 10 raised to 24 kg. And density of Earth, Earth का density. The density of Earth is 5.5 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. So these are constant values for planet Earth. Acceleration due to gravity के variations study करने का मतलब फैक्टर्स ऑन विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड. तो ये कौन से 4 फैक्टर है?
नंबर वन, हाइट. हाइट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टीट्यूड. का मतलब हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है. नंबर टू, डेप्थ. डेप्थ का मतलब डिस्टेंस मेजर बिलो द अर्थ सरफेस. तो डेप्थ के साथ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है. नंबर थ्री, लैटिट्यूड या रोटेशन ऑफ अर्थ. एंड नंबर फोर, शेप ऑफ द अर्थ. तो हाइट, डेप्थ, लैटिट्यूड या रोटेशन ऑफ अर्थ एंड शेप ऑफ द अर्थ. तो इन चार फैक्टर्स से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होता है ये हमको स्टडी करते हैं. तो एक एक फैक्टर हम लोग स्टडी करेंगे. तो लेट अस बिगिन विद फैक्टर नंबर वन. तो वेरिएशन का मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट. हाइट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टीट्यूड. कंसिडर प्लैनेट अर्थ. Let capital M be the mass of Earth, let R be the radius of Earth. सबसे पहले हम लोग बॉडी को कंसिडर करेंगे ऑन द अर्थ सरफेस. तो दिस इज ऑब्जेक्ट हुज मास इज स्मॉल m, बट ये बॉडी पहले कहां पे होगा? अर्थ के सरफेस पे. अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल होगा g, और इसका डेरिवेशन अभी हमने किया था. तो what is g? Acceleration due to gravity on the surface of the earth. फिर हम लोग इस बॉडी को हाइट h तक रेज करेंगे. तो सेकंड केस में यही बॉडी यहां पे आ गया एट अ हाइट h above the earth surface. तो फिर इस बॉडी का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना होगा? r प्लस h. का मतलब इस बॉडी का हाइट सरफेस से तो h है, बट अर्थ के सेंटर से कितना है? r प्लस h. और इस r प्लस h को हम लोग कॉल करेंगे बाय सिंबल स्मॉल r. तो स्मॉल r इज r प्लस h. हाइट h पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल होगा gh, g टू द बेस h. और gh होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, और g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला क्या है? g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर. फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h अबव द अर्थ सरफेस. का मतलब यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होगा gh इक्वल्स टू gm अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर. का मतलब इस फॉर्मूला में जो r था, ये डिस्टेंस r था, तो हाइट h पे डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच में? r प्लस h. तो वी हैव टू रिप्लेस r बाय r प्लस h. तो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h, gm अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर. बट r प्लस h इज स्मॉल r, तो इसको लिखेंगे gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर. तो दिस इज एक्सेलरेशन एट द सरफेस एंड दिस इज एक्सेलरेशन एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस. फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे. तो डिवाइडिंग gh बाय g. तो gh बाय g करेंगे, तो इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड किया तो दिस इज gh एंड डिवाइड बाय g. तो gm will get cancel and we get r square upon r plus h the whole square, that is r upon r plus h the whole square. तो gh upon g is r upon r plus h the whole square. ये हो गया रिलेशन बिटवीन gh एंड g, इन दोनों के बीच का रिलेशन. और फिर इस g को अगर मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया तो आई गेट gh इक्वल्स टू g. ये g यहां पे ट्रांसफर किया तो gh इक्वल्स टू g इनटू ब्रैकेट r अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर. एंड अगर हम लोग इन दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो दिस फॉर्मूला हैज मोर डिनोमिनेटर. का मतलब ये वैल्यू जो है इससे छोटा आएगा. तो gh इज लेस देन g, gh इज लेस देन g. तो एज वी ट्रेवल अबोव द अर्थ सरफेस, जैसे हम लोग अर्थ सरफेस के ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. अबोव द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. एंड इफ g goes on decreasing, your weight will also goes on decreasing. So as we travel above the earth surface, value of g decreases and therefore body का weight will also decrease. And the relation between gh and g is given by gh equals to g into bracket r upon r plus h the whole square.
नाउ जैसे GH और G का रेशो होगा वही रेशो वेट का भी होगा। अगर मुझे बॉडी का वेट लिखना है अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ के सरफेस पे बॉडी का वेट कितना होगा, m into g। तो W इज वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस। एंड हाइट h पे बॉडी का वेट कितना होगा, m into gh। देखो मास चेंज नहीं हुआ है, बट प्लेस चेंज होने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया। तो वेट ऑफ अ बॉडी एट हाइट h, दैट इज WH इज m into gh। तो therefore WH upon W, m will get cancel, we get GH upon G। तो जो रेशो GH और G का होगा वही रेशो वेट का भी होगा। नाउ एक स्पेशल केस देखो कि GH का फॉर्मूला क्या होगा व्हेन H इज वेरी मच लेस देन R। H is very much less than R, H is very much less than R implies body is very close to Earth surface। का मतलब अभी बॉडी इतने हाइट पे नहीं होगा, अभी बॉडी जो होगा ना वो अर्थ सरफेस के एकदम क्लोज बाय होगा। तो अगर बॉडी अर्थ सरफेस के एकदम क्लोज होगा तो ये उसका हाइट हो जाएगा। तो इन दैट केस वी कैन से H इज वेरी मच लेस देन R। का मतलब बॉडी अर्थ सरफेस के इतना क्लोज होगा कि उसका जो हाइट होगा वो रेडियस के कंपैरिजन में एकदम छोटा होगा। तो अंडर दिस कंडीशन बॉडी इज क्लोज टू अर्थ सरफेस, H इज वेरी मच लेस देन R। तो उसके लिए अपने को ये फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ेगा अंडर दिस कंडीशन व्हेन द बॉडी इज क्लोज टू अर्थ सरफेस। तो देखो कैसे मॉडिफाई करेंगे, GH का फॉर्मूला से शुरू करेंगे। तो GH इक्वल्स टू G R upon R plus H the whole square, that is R square upon R plus H the whole square। फिर मैंने डिनोमिनेटर में से R कॉमन लिया, बट इफ आई टेक R कॉमन अल्टीमेटली वो R स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज द होल ब्रैकेट इज स्क्वायर। तो टेकिंग R कॉमन आई गेट R स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस H बाई R द होल स्क्वायर। या मैंने क्या किया है, ब्रैकेट में से R कॉमन लिया, बट सिंस ब्रैकेट इज स्क्वायर देयरफॉर R जो कॉमन आएगा उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देन वी कैन कैंसिल R स्क्वायर फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और फिर ये जो टर्म होगा इसको ट्रांसफर करो न्यूमरेटर में, तो ये पावर +2 का -2 हो जाएगा। तो वी गेट GH इक्वल्स टू G 1 प्लस H बाय R रेज टू -2। ये ऊपर चला गया, पावर -2 हो गया। और फिर इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे या एक्सपांड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। 1 प्लस x रेज टू n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx। और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है व्हेन x इज वेरी मच लेस देन 1, व्हेन x इज वेरी स्मॉल। तो व्हेन x इज वेरी स्मॉल 1 प्लस x रेज टू n इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx। तो ये इसको x मान लो, इसको n मान लो। तो अगर ये x है, अगर ये x है और ये अगर n है, तो फिर nx कितना होगा, -2h बाय r होगा। तो ये फॉर्मूला मैंने इधर अप्लाई किया तो ये ब्रैकेट बन जाएगा 1 - 2h बाय r। तो therefore GH is equal to G into 1 - 2h by R। तो this is formula for acceleration due to gravity when H is very much less than R। तो we have two formula for GH, try to understand। एक GH का फॉर्मूला यहां पे लिखा है और दूसरा GH का फॉर्मूला यहां पे लिखा है। ये फॉर्मूला यूज करना है when a body is at a proper height, और ये फॉर्मूला यूज करते हैं स्पेशल केस में व्हेन हाइट इज वेरी मच लेस देन R। एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन में आपको कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि अगर ये कंडीशन दिया है तभी ये फॉर्मूला यूज करो, अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर नॉर्मल फॉर्मूला। दिस इज अंडर स्पेशल कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में है तो फिर इसको अप्लाई करो। तो ये हो गया डिस्कशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। Do some small examples based on first factor of variation of G with altitude या height। Okay? तो पहला example says a body weighs 90 kg weight on the surface of earth। तो मतलब अर्थ के सरफेस पे बॉडी का वेट 90 किलोग्राम वेट है। How much it will weigh on the surface of Mars whose mass is 1/9 and radius is half that of the Earth।
तो उस बॉडी का वेट मार्स पे कितना होगा, और मार्स का जो मास है वो अर्थ के 1/9 है, एंड मार्स का रेडियस इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ. That means according to the condition given, mass of the Mars, that is mm, is 1/9 mass of Earth, and radius of Mars is 1/2, that is half of radius of Earth. Okay? Let us start with acceleration due to gravity का formula. G का formula होता है gm upon r square. तो मैंने acceleration due to gravity को express किया Earth surface के लिए और फिर Mars surface के लिए. This is g on Earth, this is g on Mars. तो ये GE का फॉर्मूला है, ये GM का फॉर्मूला है. फिर मैंने इन दो फॉर्मूला को डिवाइड कर दिया, तो GM अपॉन G इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो फिर ये G कैंसिल होगा, तो वी गेट MM अपॉन ME मल्टीप्लाइड बाय RE अपॉन RM द होल स्क्वायर. दिस इज डिवाइडिंग बोथ द वैल्यूज. फिर अगर MM 1/9 ऑफ ME है तो फिर mm अपॉन me कितना होगा 1/9, तो इसको लिखा 1/9. एंड rm इज हाफ ऑफ re, तो re अपॉन rm कितना होगा, इसको आप यहां पे ट्रांसफर करो, 2 को यहां पे ले लो, तो दिस इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 4. तो फिर ये जो रेशियो होगा ये कितना आ गया 4/9. तो वी गॉट gm और ge का रेशियो, इट इज 4/9. ओके, तो फिर आगे मैंने क्या किया, इस g को यहां पे ट्रांसफर किया, तो gm becomes 4/9 times ge. ये जो g है ना, मैंने इसको यहां पे ट्रांसफर कर दिया. फिर मल्टीप्लाई मास ऑफ द बॉडी ऑन बोथ द साइड, बिकॉज मास इज कांस्टेंट. तो यहां पे मास से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मास से मल्टीप्लाई किया, और m इंटू g क्या हो गया, वेट. तो दिस इज वेट ऑफ द बॉडी ऑन मार्स एंड दिस इज वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ. बट बॉडी का वेट हमको अर्थ पे दिया है 90 kg वेट, तो ये 90 हो जाएगा. और फिर Wm का मतलब वेट ऑन द मार्स कितना होगा 40 kg वेट. तो फिर बॉडी का जो वेट होगा वो मार्स पे कितना होगा 40 kg वेट होगा. एग्जाम्पल नंबर 2. इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, श्रिंक का मतलब डिक्रीज. तो इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, मास रिमेनिंग कांस्टेंट, how would the value of g change? का मतलब अगर रेडियस में 2% का डिक्रीज हुआ है और मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना परसेंट चेंज होगा, ये हमको फाइंड करते हैं. अभी ये क्वेश्चन परसेंटेज रिलेटेड है, तो परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो हम लोग पहले सीख लेंगे. स्पेशली एमसीक्यूज के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा, और ये फॉर्मूला वर्क करेगा व्हेन द परसेंटेज गिवन टू यू इज 10%. का मतलब विद इन 10%, का मतलब अगर चेंज 10% से भी कम है, नॉट मोर देन 10%, लेस देन 10%, तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे. इफ a, b and c आर रिलेटेड बाय द फॉर्मूला a इक्वल्स टू b रेज टू x इंटू c रेज टू y, where a, b and c can be any physical quantity and x and y can be positive या negative power. तो ऐसे कंडीशन में परसेंटेज चेंज इन a इज इक्वल टू x इंटू का मतलब पावर जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस x इंटू परसेंटेज चेंज इन b प्लस y इंटू परसेंटेज चेंज इन c. अगर x पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे प्लस x आएगा, अगर पावर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस x आएगा. सिमिलरली यहाँ पे प्लस पॉजिटिव होगा पावर तो यहाँ पे प्लस y आएगा, अगर पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस y आएगा. तो ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है. अगर देखो वेरिएशन सिर्फ एक टर्म के साथ ही होगा तो फिर हम लोग इसको नहीं कैंसिल करेंगे, है ना. समझो सिर्फ b के साथ ही वेरिएशन हो रहा है, c हम लोग दिया नहीं है, तो इन दैट केस हमको यहां तक ही लिखना है अगर c नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, gm अपॉन r स्क्वायर. बट इस क्वेश्चन बोले मास कांस्टेंट है, तो मास अगर कांस्टेंट है और g तो हमेशा कांस्टेंट होता ही है, का मतलब ये दो टर्म कांस्टेंट होंगे. अगर ये दो टर्म कांस्टेंट होंगे तो वी गेट g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और ये r स्क्वायर अगर ऊपर गया तो r -2 हो जाएगा.
इसका मतलब g और r का वेरिएशन हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे। अभी देखो यहाँ पे डिपेंडेंस सिर्फ एक टर्म का है, का मतलब सेकंड टर्म तो यहाँ पे एब्सेंट है। तो एज पर दिस फॉर्मूला वी कैन से परसेंटेज चेंज इन g इज इक्वल टू -2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन r। जैसे यहाँ पे था ना x टाइम्स परसेंटेज इन b, वैसे। और फिर यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन r को सब्स्टिट्यूट करेंगे। r में कितना परसेंट चेंज हुआ है? 2%। पर 2% डिक्रीज हुआ, इसके लिए उसको माइनस दिया। डिक्रीज तो नेगेटिव, इंक्रीज तो पॉजिटिव। तो यहां मैंने 2% को नेगेटिव लिया है बिकॉज 2% का डिक्रीज हुआ है। एंड फिर -2 इंटू -2% बिकम्स +4%। माइनस और माइनस प्लस हो गया। नाउ पॉजिटिव साइन इंप्लाइज जी में 4% का इंक्रीज हुआ है, प्लस है ना, तो इंक्रीज हुआ है। और वैसे भी इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, तो अगर r डिक्रीजेस तो g हैज टू इंक्रीज। इसका मतलब रेडियस में अगर 2% का डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 4% का इंक्रीज हुआ। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल सेज एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ will the value of g, that is acceleration due to gravity, be reduced by 36% of its value at the surface of the earth? And radius of earth हमको लेना है 6400 किलोमीटर। तो आप पहले इस क्वेश्चन को समझ लो कि हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और उस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 36% से कम होना चाहिए। 36% नहीं होना चाहिए, 36% से कम होना चाहिए। तो परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखो कैसे सॉल्व करने हैं, या ये डेटा हमको कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो फॉर परसेंटेज रिलेटेड डेटा का मतलब जहां पे वैल्यू परसेंट से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो परसेंटेज रिलेटेड डेटा में जो भी आपको इनिशियल वैल्यू लेना है वो लेना है 100%। तो व्हेनेवर वैल्यू इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंट, इनिशियल वैल्यू फिर वो लेंथ होगा, टेम्परेचर होगा, एक्सेलरेशन होगा, कोई भी होगा, इनिशियल वैल्यू जो होता है वो हमेशा 100% होता है। 100% का मतलब फुल। तो इनिशियल वैल्यू हमेशा 100% होता है। 100% का मतलब 1। तो अगर सरफेस पे एक्सेलरेशन, ये अर्थ का सरफेस है, तो सरफेस पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है तो 100% ऑफ g है। तो इनिशियल वैल्यू इज ऑलवेज एज्यूम्ड टू बी 100%। और फिर हमको बोला गया है g का वैल्यू इज रिड्यूस्ड बाय 10%। लेट अस टेक वन एग्जांपल। तो अगर g का वैल्यू 10% कम हुआ है का मतलब 100 में से 10% कम हुआ है। तो 100 में से अगर 10% कम होगा तो कितना बचेगा? 90%। इसका मतलब इस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का न्यू वैल्यू होगा से g डैश, वो कितना होगा? 90% ऑफ g। इसका मतलब 100% से वैल्यू 90% हो गया है का मतलब 10% से रिड्यूस हो गया। बट सपोज हमको डेटा इस तरीके से दिया है, g इज रिड्यूस टू 10%। देखो बच्चों, डिफरेंस सिर्फ एक वर्ड का है, रिड्यूस्ड बाय एंड रिड्यूस टू। रिड्यूस टू 10% का मतलब पहले वैल्यू 100% था, अभी 10% हो गया। पहले वैल्यू 100% था, अभी 10% हो गया। एंड रिड्यूस्ड बाय 10% का मतलब पहले वैल्यू 100% था, अभी 90% हो गया। बिकॉज 10% से कम हुआ है तो 90% बच गया। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? इट इज रिड्यूस्ड बाय 36%। रिड्यूस्ड बाय 36% का मतलब पहले कितना था? 100%, उसमें से 36% कम हो गया है तो कितना बचा? 64%। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h का सिंबल क्या था? gh। तो gh कितना होगा? 64% ऑफ g का मतलब इनिशियल था 100%, 36% कम होके 64% हो गया। तो इस तरीके से हमको डेटा को अंडरस्टैंड करना है।
तो GH का वैल्यू 64% ऑफ G हो गया, इसका मतलब GH अपॉन G कितना हो गया 64/100, 64% is 64/100. Now what is GH upon G का फॉर्मूला? GH upon G का फॉर्मूला R upon R plus H the whole square. तो GH upon G होता है R upon R plus H the whole square. ये हो गया 64/100. Then taking the square root on both the side, R upon R plus H is 8/10, which is 4/5. 2 से डिवाइड कर दिया. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 5R equals to 4R plus 4H. Therefore R equals to 4H. Therefore H equals to R by 4. Then we substitute R का वैल्यू 6400 divided by 4. तो हाइट H कितना होगा 1600 किलोमीटर. तो ये होगा उस हाइट का वैल्यू जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 60% ऑफ सरफेस होगा. तो ये हमने हाइट h को फाइंड कर दिया. ओके, क्वेश्चन में फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन टू हाइट ऑफ 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ हमको लेना है 6400 किलोमीटर. परसेंटेज डिक्रीज इन वेट पूछा है, बॉडी का परसेंटेज डिक्रीज इन वेट पूछा है एट हाइट इक्वल्स टू 32 किलोमीटर. अभी अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g और हाइट h पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है gh. तो h का वैल्यू हमको दिया है 32 किलोमीटर और रेडियस का वैल्यू कितना दिया 6400 किलोमीटर. तो अगर आप h को r के साथ कंपेयर करोगे तो वी कैन से h इज वेरी मच लेस देन r. यहां पे r बहुत ही लार्ज है और h एकदम स्मॉल है. एंड अंडर दिस कंडीशन gh का फॉर्मूला क्या होता है g इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन r. ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था. तो इस क्वेश्चन में h वेरी मच लेस देन r है, इसके लिए gh का फॉर्मूला ये यूज होगा gh इक्वल्स टू g इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन r. फिर ब्रैकेट को मैंने एक्सपैंड किया, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, तो दिस इज g माइनस 2h बाय r. फिर अगर मुझे g माइनस gh फाइंड करना है, g माइनस gh, तो gh को यहां पे लिया और इस ब्रैकेट को मैंने यहां पे लिया, इस टर्म को मैंने यहां पे लिया. तो व्हाट इज g माइनस gh? तो g माइनस gh का फॉर्मूला क्या होगा 2hg बाय r. ये gh यहां पे चला गया और ये टर्म यहां पे आ गया. अभी हमको पूछा है परसेंटेज डिक्रीज इन वेट. परसेंटेज डिक्रीज इन वेट का फॉर्मूला क्या होगा डिक्रीज इन वेट अपॉन ओरिजिनल वेट इनटू 100%. तो ये हो गया फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100. ये फॉर्मूला याद रखो. वैसे परसेंटेज इंक्रीज के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, बट यहां पे इंक्रीज इन वेट अपॉन ओरिजिनल इनटू 100. अभी डिक्रीज इन वेट कितना होगा, तो सरफेस पे वेट कितना होगा mg, हाइट h पे वेट कितना होगा mgh. तो डिक्रीज कितना होगा वेट में mg माइनस mgh. तो दिस इज डिक्रीज इन वेट, वेट एट द सरफेस माइनस वेट एट हाइट h अपॉन ओरिजिनल वेट तो सरफेस पे था, दैट इज mg एंड मल्टीप्लाई बाय 100%. फिर m कॉमन निकाल के m कैन बी कैंसिल फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसका मतलब लेफ्ट विथ g माइनस gh अपॉन g इंटू 100%. इसका मतलब जो डिक्रीज इन वेट, जो वैल्यू परसेंटेज इन वेट का होगा वही वैल्यू परसेंटेज डिक्रीज इन g का भी होगा, बिकॉज वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g. ओके, अभी इसके बाद ये जो वैल्यू है ना इसको सब्स्टिट्यूट कर लो. तो g माइनस gh कितना है 2h बाय r. या अगर मैंने इस g को यहां पे डिवाइड कर दिया तो मुझे पूरा का पूरा टर्म मिल जाएगा. तो g माइनस gh डिवाइडेड बाय g कितना होगा 2h बाय r होगा, है ना. 2h बाय r यहां से मिला मुझे एंड मल्टीप्लाई बाय 100%. फिर मैंने h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और मैंने r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो फिर ये 100 कैंसिल हो जाएगा और 64 भी कैंसिल होगा. तो आंसर क्या होगा 1%. तो 1% इस क्वेश्चन का आंसर होगा. इसका मतलब 32 किलोमीटर हाइट पे वेट का वैल्यू 1% कम होगा. 32 किलोमीटर
हाइट पे वेट का वैल्यू 1% कम होगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो चेंज होता है सेकेंड फैक्टर स्टडी करना है। फर्स्ट फैक्टर हमारा हो गया, दैट इज हाइट या अल्टीट्यूड। अभी देखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विथ डेप्थ। डेप्थ इज अ डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द अर्थ सरफेस। तो जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से नीचे ट्रैवल करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसे चेंज होगा वो हमको स्टडी करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस डेरिवेशन। कंसीडर प्लैनेट अर्थ। तो हमने पहले प्लैनेट अर्थ कंसीडर करना है। तो दिस इज प्लैनेट अर्थ। लेट m be the mass and let r be the radius of the earth. फिर पॉइंट A जो है it is on the surface of the earth and at the earth surface का मतलब at point A acceleration due to gravity का सिंबल होगा g। फिर बॉडी विल ट्रैवल एट सर्टेन डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस का मतलब बॉडी यहां से यहां पे आ गया, और ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ उसको बोलेंगे d, वेयर d स्टैंड्स फॉर डेप्थ। नाउ ये डिस्टेंस अगर d है तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा r माइनस डी, बिकॉज रेडियस ऑफ द अर्थ r था। तो फिर इस प्लेस पे का मतलब एट अ डेप्थ d एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल होगा जी डी। यहां पे d स्टैंड्स फॉर डेप्थ। तो g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और gd होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। पहले तो हम लोग सरफेस पे कितना होगा g उसका कैलकुलेशन करेंगे, जो मैंने पहले भी किया था, अभी उसको रिपीट करेंगे। तो at point A on the surface of the earth value of g is given by gm upon r square, where m is mass of the earth and r is radius. फिर हमको इस मास को लिखना है in terms of density. We know that mass is density into volume because density होता है mass upon volume. एंड अर्थ का शेप स्फेरिकल है तो फिर उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एंड देयरफॉर इस m को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो g का वैल्यू क्या होगा g मल्टीप्लाइड बाय m, बट m कितना था रो 4/3 पाई आर क्यूब एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर। r क्यूब डिवाइड बाय r स्क्वायर का आंसर होगा r एंड दिस 3 विल कम इन द डिनोमिनेटर। So this is acceleration due to gravity on the surface in terms of density 4 pi g rho r by 3. Now we consider body at depth d. जब ये बॉडी डेप्थ d पे होगा तो ये बॉडी इस छोटे स्फीयर के सरफेस पे होगा। जब ये बॉडी डेप्थ d पे होगा का मतलब जब ये बॉडी यहां पे होगा it is on the surface of the small sphere. ये छोटा स्फीयर का सरफेस पे आ गया। Let m dash be the mass of this small sphere and let r minus d be the radius of this small sphere. Now यहां पे हम लोग इस स्फीयर को का मतलब पॉइंट यहां पे जो अगर बॉडी आ गया तो फिर यहां पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो बॉडी है ये छोटे स्फीयर के सरफेस पे है, और ये बन गया एक स्फेरिकल शेल का मतलब छोटा स्फीयर हटा के ये बन गया एक स्फेरिकल शेल। इसका मतलब दिस पॉइंट इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल एंड इज ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर। ये जो स्फेरिकल शेल होगा ये स्फेरिकल शेल इस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा बिकॉज इनसाइड द हॉलो स्फीयर फोर्स इज 0। इसका मतलब ओनली वन ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट ऑन दिस बॉडी एंड दैट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय दिस स्मॉल स्फीयर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस पॉइंट is given by the formula gd equals to gm dash upon r minus d the whole square. We are doing the same calculation again
बट फॉर द स्मॉल स्फीयर का मतलब यही कैलकुलेशन रिपीट करेंगे छोटे स्फीयर के लिए। बट छोटे स्फीयर का मास m डैश है, का मतलब ये m बन गया m डैश, और छोटे स्फीयर का रेडियस r माइनस डी है, इसके लिए r बिकम्स r माइनस डी द होल स्क्वायर। फिर जैसे हमने यहाँ पे मास को लिखा था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, वैसे यहाँ पे भी m डैश को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी बड़े स्फीयर का और छोटे स्फीयर का सेम होगा बिकॉज दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, वो तो अर्थ का ही सेम पार्ट है। तो फिर m डैश का फॉर्मूला होगा रो इंटू v डैश, दैट इज रो इंटू 4/3 पाई r माइनस डी द होल क्यूब, ये होगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। And then substituting m dash in this equation, we get GD equals to G into rho 4/3 pi r minus d the whole cube divided by r minus d the whole square। फिर ये कैंसिल होके r minus d बच गया। तो this is acceleration due to gravity at depth d। तो अभी हमारे पास दो फॉर्मूले, एक सरफेस के लिए और एक डेप्थ d के लिए। Let us divide these two equations। तो dividing equation 2 by equation 1, dividing the two equations, we will get GD upon G, फिर 4 pi G rho and 3 will get cancelled, R minus D upon R बचेगा, dividing 2 by 1। फिर मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड करके लिखा 1 minus D by R। तो फिर फॉर्मूला क्या बन गया, GD upon G equals to 1 minus D by R। इसमें GD होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ D, G होगा एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस, D होगा डेप्थ मेजर फ्रॉम द सरफेस एंड R इज रेडियस। अगर मैंने इस G को यहां पे ट्रांसफर कर दिया तो मुझे GD का फॉर्मूला मिलेगा G इंटू ब्रैकेट 1 माइनस D बाई R, ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D का फॉर्मूला। फिर यहां मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा R माइनस D बाई R, ओके। एंड R माइनस D को मैंने लिखा स्मॉल r, R माइनस D को मैंने क्या लिखा, small r, where small r is this distance from the center of the sphere। and इसमें G और कैपिटल R कांस्टेंट है, तो I can say GD is directly proportional to small r। I can say GD is directly proportional to small r। अभी आप यहां पे ऑब्जर्व करो GD का फॉर्मूला, GD का फॉर्मूला है G इंटू ब्रैकेट 1 माइनस D बाई R। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट होगा, ये ब्रैकेट हमेशा लेस देन 1 होगा। क्यों लेस देन 1 होगा, बिकॉज हम लोग 1 में से D अपॉन R सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब्ट्रैक्शन तो 1 से कम ही आएगा। इसका मतलब GD विल बी ऑलवेज लेस देन G, GD विल बी ऑलवेज लेस देन G। So conclusion is, if we travel below the Earth's surface, acceleration due to gravity will decrease। And we have also studied in the earlier part that if we travel above the Earth's surface, acceleration due to gravity also decreases। तो G का वैल्यू decreases above the surface and G का वैल्यू decreases below the surface। दोनों प्लेस पे G का वैल्यू डिक्रीज करता है। इसका मतलब G का वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगा, ऑन द सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस। What will happen at the center of the earth? If we travel to the center of the earth, the value of D becomes R, because D तो हमने यहां से मेजर किया। तो जैसे हम लोग यहां से इस तरफ जाएंगे, D का वैल्यू विल इंक्रीज एंड एट द सेंटर D becomes R। तो अर्थ के सेंटर पे D कितना होगा, R होगा। एंड अगर D इक्वल्स टू R होगा तो ये 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, का मतलब GD का वैल्यू हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, एंड G 0 होगा तो बॉडी का वेट विच इज m इंटू GD ये भी 0 होगा। तो acceleration due to gravity and weight of a body at the center of the earth is 0। मास 0 नहीं होगा, मास जो है वो कांस्टेंट होगा, बट बॉडी का वेट एंड बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर पे 0 होगा। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ G विथ डेप्थ। हमारे दो डेरिवेशंस होंगे या दो फैक्टर होंगे जिससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। फर्स्ट फैक्टर था हाइट, ऑल्सो कॉल्ड अल्टीट्यूड, एंड सेकेंड फैक्टर था डेप्थ। अभी हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है।
और इस ग्राफ में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन बताएंगे विथ डिस्टेंस। देखो, अगर हम लोग अर्थ सरफेस के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, से एट हाइट एज, तो एट हाइट एज अबोव द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल GH होता है, और GH का फॉर्मूला था G इंटू ब्रैकेट R अपॉन R प्लस एच द होल स्क्वायर। फिर R प्लस एच का मतलब ये डिस्टेंस R है, यहां से यहां तक डिस्टेंस R है और ये हाइट है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल r कॉल किया था, स्मॉल r प्लस एच, तो इसको हमने कॉल किया था स्मॉल r। तो दिस इज G इंटू ब्रैकेट R अपॉन स्मॉल r द होल स्क्वायर। तो आउटसाइड द अर्थ सरफेस ये जो स्मॉल r होगा ये r प्लस एच होगा, and therefore we can say GH is inversely proportional to R square. GH is inversely proportional to R square. इसका मतलब as R increases, value of G decreases. फिर below the earth surface at a depth D, G का फॉर्मूला था GD equals to G into bracket R minus D by R. एंड बिलो द अर्थ सरफेस R माइनस D को मैंने स्मॉल r कॉल किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्मॉल r दोनों केस में सेम नहीं है। अबोव द अर्थ सरफेस स्मॉल r इज R प्लस H, एंड बिलो द अर्थ सरफेस स्मॉल r इज R माइनस D। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और फिर हम लोग बोलेंगे GD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r बिकॉज G एंड D आर कांस्टेंट। तो GD is directly proportional to small r. Okay, this has to be capital R. ये वैल्यू हमारा कितना था? कैपिटल R था, तो इसको हम लोग चेंज करें। ओके, तो फिर G और R अगर कांस्टेंट है तो वी कैन से GD is directly proportional to small r, and small r is distance from the center. इसका मतलब हम लोग सेंटर से ऐसे दूर जाएंगे तो स्मॉल r विल इंक्रीज, देयरफॉर वैल्यू ऑफ G विल डिक्रीज। सरफेस से सेंटर G विल डिक्रीज, सेंटर से सरफेस G विल इंक्रीज। तो अभी हमको क्या करना है? G और R का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑन द y एक्सिस एंड डिस्टेंस R is on the x axis. हम लोग यहां से शुरू करेंगे, ओरिजिन। यहां पे R कितना होगा? 0। ओरिजिन का मतलब अर्थ का सेंटर, तो ये अर्थ का सेंटर है, एंड अर्थ के सेंटर पे G कितना होता है? 0। फिर हम लोग सेंटर से सरफेस तक चले गए, यहां से यहां तक, तो स्मॉल r विल इंक्रीज, and if R increases, G will also increase. Direct proportion है, straight line ग्राफ होगा। तो this is center to the surface, ये हो गया अर्थ का सरफेस का मतलब यहां से यहां तक हम लोग कहां पे थे? इनसाइड द अर्थ। हम लोग यहां पे थे, इनसाइड द अर्थ। तो इनसाइड द अर्थ G का वैल्यू विल इंक्रीज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, इट विल इंक्रीज लीनियरली, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। फिर सरफेस पे G बिकम्स मैक्सिमम, ये हो गया अर्थ का सरफेस, दिस इज अर्थ सरफेस, वहां पे G बन गया मैक्सिमम। और फिर यहां से हम लोग चले गए आउटसाइड का मतलब यहां पे अबोव द अर्थ सरफेस, तो वहां पे G का रिलेशन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, का मतलब ये ऐसा पैराबोला शेप होगा, बिकॉज G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब अबोव द अर्थ सरफेस। तो पहले स्ट्रेट लाइन होगा from center to surface and at the surface G become maximum, और फिर सरफेस के ऊपर G will inversely proportional to R square, तो ये एक पैराबोला ग्राफ होगा, इसका मतलब G will decrease। तो this is acceleration due to gravity का ग्राफ with distance।